दोस्तों अगर हम अकेले ही अपनी आकाश गंगाओं के तारों को गिनने बैठ जाएं तो हर एक माइक्रो सेकंड में एक तारे को गिनने के बाद भी, मतलब इतने अनलिमिटेड स्पीड के बाद भी हम अपनी आकाश गंगाओं के तारों को कभी भी ना ही देख पाएंगे और ना ही उनको गिन पाएंगे। तो जरा सोचिए, इतने स्टार मौजूद हैं हमारी छोटी सी आकाश गंगा में, तो फिर कितने स्टार होंगे इस ब्रह्मांड में। हमारी आकाश गंगा में इतने तारे उपस्थित हैं जो कि हमारे इतने नजदीक हैं, लेकिन फिर भी हम इनके बारे में बहुत कम ही जानते हैं। इतना ही नहीं, हम अपने सूर्य के, जो कि एक स्टार है, इसका पता भी हमें मानवता के बड़े विकास के बाद पता चला था और आज भी हमें नए तारों से मुलाकात करनी पड़ती है। लेकिन इन तारों की मौत आज भी एक रहस्य बनी हुई है। आज से 50 साल पहले हम तारों की मौत का कारण मानते थे। हर एक दशक सालों के बाद हमारी पुरानी रिसर्चेस गलत साबित होती हैं, क्योंकि जब हमारी टेक्नोलॉजी थोड़ी और एडवांस हो जाती है तो हम अपने स्पेस के काले अंधेरे को और डीप से देखते हैं, तो हमें फिर से कुछ ऐसा मिलता है जिससे हमारी पूरी स्टडी को फिर से स्टडी करना पड़ता है और फिर से स्टार की डेथ पर नई थ्योरी पब्लिश करनी पड़ती है। हमें पता चल चुका है कि हमारे सूर्य का अंत कैसे होगा और बाकी सब स्टार अपनी मौत स्वीकार करते हैं। लेकिन जून जुलाई 2020 की एक रैंडम सैटेलाइट राउंड के बाद हमें एक और तस्वीर मिली, जिस कारण हमें स्टार डेथ को लेकर अपनी नॉलेज को रिफाइन करना पड़ा और उसके बाद हमें पता चला कि आखिरकार इतने विशालकाय तारे ब्रह्मांड को टाटा बाय बाय कैसे बोलते हैं। हेलो गाइस, मैं हूं अनिल और जानते हैं विशालकाय तारों के बारे में। दोस्तों आपको इस ब्रह्मांड में वैसे तो तरह तरह के तारे देखने को मिल जाएंगे, लेकिन सिर्फ ऐसे दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि स्टार को अलग अलग कैटेगरी में डालते हैं। पहला उस स्टार का मास और दूसरा डेंसिटी होता है। अब दोस्तों स्टार के मैटर में साइज का कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस दुनिया में पाया गया सबसे छोटा स्टार EBLM J05557 AB 60,000 किलोमीटर डायमीटर का है, लेकिन उसकी डेंसिटी इतनी गजब की है कि वो स्टार बना हुआ है। एक तरफ हम अपने जुपिटर को ही देख लें, कहने के लिए वह हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा प्लेनेट है, लेकिन फिर भी वह एक प्लेनेट बनकर ही रह गया। लेकिन इन दोनों फैक्टर को जज करने के बाद अंत को देखें कि बड़े स्टार का सिंपल सा फंडा है कि वह जब अपनी लाइफ की अंतिम स्टेज पर होता है तो वह अपने आप ही एक्सप्लोड होकर किसी सुपरनोवा को अंजाम देते हैं, जिससे वह कभी कभी ब्लैक होल का निर्माण भी करते हैं तो कभी कभी न्यूट्रॉन स्टार भी बन जाते हैं। लेकिन छोटे स्टार की मौत हमेशा से ही एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री रही है। अब कहने को तो हमारा सूर्य भी एक स्मॉल स्टार कैटेगरी में ही आता है, इसलिए इसका मौत का पार्शियल हिस्सा ही हमें पूरी तरह से कंफर्म है। जैसे जब इसकी न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस एक्सोजन के कगार पर होगी तो सूर्य अपना आकार धीरे धीरे बड़ा करने लगेगा और एक रेड जाइंट का रूप लेने लगेगा। इस रेड जाइंट इंसिडेंट के अंतर्गत आज से तकरीबन 4.5 बिलियन साल बाद सूर्य इतना बड़ा हो जाएगा कि हमारे सौर मंडल के शुरुआती प्लेनेट जैसे मरकरी, वीनस और हमारी पृथ्वी इसके अंदर समा जाएंगी और उसके बाद बड़े से ब्लास्ट के साथ हमारा सूर्य कंप्रेस हो जाएगा और एक व्हाइट ड्वार्फ का रूप ले लेगा। अब ये वो मौत की कहानी है जो हर एक छोटे स्टार के साथ। अब इस व्हाइट ड्वार्फ का क्या होता है वैज्ञानिक इतने साल बाद भी पता नहीं कर पाए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि व्हाइट ड्वार्फ की रोशनी कुछ लाखों या करोड़ों साल बाद खत्म हो जाती है, जिसके बाद व्हाइट ड्वार्फ ब्लैक ड्वार्फ का रूप ले लेता है और वहां से उसका सारा किस्सा खत्म हो जाता है। और वहीं दूसरी हाइपोथेसिस यह कहा करती थी व्हाइट ड्वार्फ कहीं ना कहीं से एनर्जी कलेक्ट करने के बाद खुद ही एक्सप्लोड हो जाते थे और अपनी एग्जिस्टेंस को खत्म कर दिया करते थे। लेकिन दोनों में से सच क्या था, इस बात से दोनों ही अनजान थे। पर सिर्फ साल 2020 तक जब नासा ने ये तस्वीर खींची, दोस्तों ये तस्वीर बाईजेड रेटिकुली की है, जिसे कैप्चर किया था जॉइंट जर्मन रशिया स्पेस टेलीस्कोप इरोस्टा ने। दरअसल अपने दूसरे ऑल स्काई सर्वे के दौरान इस टेलीस्कोप ने जानबूझकर ऐसे हिस्सों का निरीक्षण करने के लिए इसे बार बार घुमाया जा रहा था जहां व्हाइट ड्वार्फ भारी मात्रा में पाए जाते हों, और अपने ऑब्जेक्टिव के तहत जब ऐसे इलाकों में उसने अपने 22 चक्कर कर लिए तब तक उसे कुछ नहीं मिला। लेकिन जब उसने अपना 23वां चक्कर धरती से 8,250 प्रकाश वर्ष दूरी पर 15 जुलाई 2020 के दिन उसे एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्स रे फ्लैश मिला, जहां काफी तेजी से रोशनी आ रही थी। और गौर से बाकी सभी तस्वीरों की जांच करने के बाद पता चला कि वो व्हाइट ड्वार्फ बाईजेड रेटिकुला की इमेज थी। अब इस फ्लैश का सिंपल सा मतलब था कि ये व्हाइट ड्वार्फ एक्सप्लोड हुआ था, जिसे सन 1990 में जारी की गई कलेक्टिव थ्योरी सच साबित हुई। अब इस क्रांतिकारी इमेज आ जाने के बाद हमें ये तो पता चल गया था कि एक बड़ा तारा व्हाइट ड्वार्फ में तब्दील होता है तो उसका अल्टीमेट एंड किसी धमाके के साथ
होता है। लेकिन इस धमाके के पीछे का कारण क्या होता है ये जानना भी बाकी था। अब दोस्तों एक व्हाइट ड्वार्फ ज्यादातर हमारे चंद्रमा से पृथ्वी तक के आकार का होता है, मगर इसके अंत को लेकर वैज्ञानिकों ने यह कहा है कि इनके आसपास स्थित हाइड्रोजन ही मौत का कारण बनती है। अब ऐसे कई केसों में पाया गया है कि किसी स्टार के एक व्हाइट ड्वार्फ बन जाने के बावजूद उसकी सतह पर हाइड्रोजन की कमी नहीं होती और उसकी सतह पर पहुंच जाने के बाद भी हाइड्रोजन पर्याप्त के चलते व्हाइट ड्वार्फ आसपास पार्टिकल्स में से हाइड्रोजन तलाशता रहता है और उसके लिए वह कहीं भी जूझ सकता है। और अब हमारे डार्क स्पेस में भी बहुत से ऐसे पार्टिकल रहते हैं और अपने नेचर की वजह से व्हाइट ड्वार्फ हाइड्रोजन को अपने ऊपर लेते चला जाता है, जिससे उसका मास और बढ़ता जाता है और साथ में उसकी डेंसिटी भी लगातार बढ़ती रहती है। अब किसी स्टार के चलते व्हाइट ड्वार्फ की इतनी क्षमता नहीं होती है कि वो लिमिटलेस हाइड्रोजन को अपने अंदर ले ले, जिस वजह से उसके लिए एक लिमिट निर्धारित की गई है, जिससे ऊपर उसका मास जाना विस्फोट का कारण बनता है। इस लिमिट को साइंस भाषा में चंद्रशेखर लिमिट के नाम से जाना जाता है। ये यूनिट 1903 में हमारे भारत के मशहूर एस्ट्रोफिजिसिस्ट सुब्रमण्यम चंद्रशेखर द्वारा दी गई थी, जो थी 1.4 सोलर मासेस के बराबर। और ये लिमिट किसी व्हाइट ड्वार्फ की कैपेसिटी थी जिससे ज्यादा रेजिस्ट नहीं कर सकता। नाउ इन केस कॉस्मिक बर्ड में ऐसा हो जाता, वजह से व्हाइट ड्वार्फ में वो थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन ट्रिगर्ड करता और यही थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन सुपरनोवा की छोटी बहन क्लासिक नोवा के नाम से जानी जाती है। हम ये भी कह सकते हैं इस मामले में हम लकी थे क्योंकि ये तस्वीर धमाके के 11 घंटे के बाद की थी, जिस वजह से ये नोवा फायरबॉल फेज में दिख रहा है। फायरबॉल बेसिकली किसी स्टार के एक्सप्लोजन के बाद एक ऐसा फेज होता है जिसे बड़ी ही चमकदार रोशनी रिंग स्ट्रक्चर में किसी आग के गोले के तरह दिखाई देती है। और क्लासिक नोवा के केस में ये बहुत जल्दी डिसअपेयर भी हो जाती है, बल्कि हिरोशिमा के अगले और 24वें राउंड में हमें ये ब्राइटनेस नहीं दिखाई दी थी और ऐसा भी नहीं था जैसे वहाँ पर कुछ हुआ हो, जिससे आप ये समझ सकते हैं कि इसका दिखना हमारे लिए कितना ज्यादा महत्वपूर्ण था। और अगर गलती से ये तस्वीर 12 घंटे पहले कैप्चर की जाती तो हमें पता भी नहीं लगता कि हमारे कॉस्मोस में ऐसी कुछ घटनाएं होती भी हैं। अभी तक तो खैर हमने इस बात का एग्जाम्पल देखा है, लेकिन यार आगे आने वाले समय में उम्मीद की जा सकती है कि हमें और भी ऐसी क्लासिक नोवा की विटनेस कर सकेंगे, जिससे इस बात पर मोहर लग जाएगी कि ये घटनाएं कोई कोइंसिडेंट नहीं थी, जबकि नॉर्मल सच्चाई थी। क्योंकि ब्लैक ड्वार्फ वाली हाइपोथेसिस को भी नकारा नहीं जा सकता, जिससे इसी घटना का दूसरा हमशक्ल मिलना हमारी केस स्टडी के लिए बेहद ही जरूरी है। तो आपको क्या लगता है इन घटनाओं के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए गुड बाय।